तो रायबरेली में राहुल, क्या उपचुनाव की 10 सीटों पर कोई सियासी कनेक्शन? उपचुनाव उत्तर प्रदेश, वो प्रदेश जहां पर सबकी निगाहें अब दूसरे राउंड की फाइट होनी है। वहां पहला राउंड लोकसभा का चुनाव और दूसरा राउंड उपचुनाव। उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का जिक्र करते हैं। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे और क्या क्या कुछ खास रहा वो समझिए। यह दूसरी बार है जब रायबरेली राहुल गांधी पहुंचे हैं। परंपरागत हनुमान मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किए, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान अमेठी सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं से वो अलग से भी मिले। यूपी में जो उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनावों के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश राहुल गांधी ने अपने इस दौरे के दौरान की। लेकिन इसके साथ साथ शहीद आयुष्मान सिंह के परिजनों से, उनकी माता से राहुल गांधी ने मुलाकात की। अब उपचुनाव से पहले एक तस्वीर और देखिए। यह तस्वीर है 2 सीटों पर जो राहुल गांधी चुनाव जीते थे, लोकसभा का रायबरेली और वायनाड। ये दोनों सीटों पर अगर कहानी को देखें और समझे तो राहुल गांधी ने रायबरेली के रण में दिनेश प्रताप को मात दी थी और जीत का अंतर अच्छा खासा था, करीब 4 लाख वोटों के आसपास। जबकि वायनाड की सीट, वहां भी राहुल गांधी चुनाव जीते और जीत का मार्जिन वहां भी 3.5 लाख के पार था। और इस सीट पर अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। एक सीट छोड़ी वायनाड, और अब राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव लड़ रही है। और इसी लिहाज से उत्तर प्रदेश को राहुल गांधी ने चुना, क्योंकि एक बार फिर से ऑक्सीजन यूपी से मिली तो पार्टी ने राहुल गांधी को सलाह दी कि यूपी नहीं छोड़ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोकसभा के नतीजों पर अगर गौर करें तो समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, जबकि बीजेपी 33 सीटें ही हासिल कर पाई। कांग्रेस सीधा 1 से 6 पर और अन्य के खातों में 4। अब उपचुनाव दिन 10 सीटों पर होना है, वो देखिए। गाजियाबाद, मलकीपुर, खैर, मीरापुर, कटिहारी, करहल, फूलपुर, माझवा, सीसामाऊ, ये वो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव 10 सीटों पर यूपी में होना है। और इन्हीं 10 सीटों के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा भी है। सीट बंटवारा, कांग्रेस को कुछ मिलेगा या फिर नहीं, यहां भी एक अग्नि परीक्षा है। लेकिन अब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहा है उसे भी समझिए। समाजवादी पार्टी के 4 विधायक सांसद बने, सीट खाली हुई। बीजेपी के 4 विधायक सांसद बने, यहां सीट खाली हुई। आरएलडी के 1 विधायक सांसद बने। तो यह वजह है जहां पर यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे। ऐसे में राहुल गांधी रायबरेली 10 सीटों पर क्या निगाहें हैं, नजर है, और क्या है इंडिया गठबंधन का, अखिलेश और राहुल का प्लान यूपी में, आज यह समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यूपी में उपचुनाव में किसमें कितना दम है, और बीजेपी भी एक बार फिर से, क्योंकि वो जानते हैं माहौल बनाया जा रहा है, तो उपचुनाव को हल्के में हरगिज नहीं लिया जाएगा। क्योंकि यूपी में खुद अब योगी भी मोर्चा संभाल चुके हैं। सीएम योगी लगातार मंडलों की ना सिर्फ बैठक कर रहे हैं, सांसदों से, विधायकों से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं कि हारे तो हारे क्यों। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक बयान, क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले गए थे मणिपुर, और मणिपुर के बाद सीधा पहुंचे रायबरेली।
एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं और सियासत भी हो रही है, बीजेपी कटाक्ष भी कर रही है, वार भी कर रही है। कैसे, जरा कुछ बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। राहुल जी ने जो राष्ट्रपति भवन में हम लोग गए थे अलंकरण समारोह में, तो राहुल जी वहां अपोजिशन लीडर की हैसियत से आए थे। तो राहुल जी की ये दरिया दिली है कि वो देश के शहीदों को एक्नॉलेज करने के लिए, चूंकि आज रायबरेली आए हुए थे और हम लखनऊ में स्टे करते हैं, हमारा घर लखनऊ है, तो उन्होंने ये बुलाया। और राहुल जी का बेसिक ये था कि जो बेटे के खोने का गम है, राहुल जी भी अपने पिता और दादी को खो चुके हैं, तो वो समझ सकते हैं कि ये दर्द कैसा होता है। मैंने अपने जवान बेटे को खोया, तो उन्होंने बस इसीलिए सांत्वना के लिए बुलाया कि ये देश आपके साथ है और आपका बेटा जो कर गया इस देश के लिए बहुत कुछ किया, सेना इसके लिए ऋणी रहेगी और हम सब आपके साथ। अगर एक व्यक्ति को 7 बजे 6-7 लोग आकर धारदार हथियार से मार देते हैं और उस पर कोई जवाबदेही नहीं है। इससे पहले 65 दलितों की हत्या हो गई थी कलकुरुच्ची में। अब मायावती जी ने सीबीआई प्रोब की मांग भी की है। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो सीबीआई की प्रोब क्यों नहीं करवाते? सीबीआई को सौंप देना चाहिए मामला। वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीबी है वो फौजियों को देखती है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जी अपनी सवारी का रुख पश्चिम बंगाल की तरफ कब करेंगे? कब इस महिलाओं की आवाजें उन तक पहुंचेंगी? क्या इस वजह से वो सुन नहीं पा रहे इन महिलाओं की चीखें, क्योंकि वो महिलाएं पश्चिम बंगाल की हैं और वहां पे ममता बनर्जी का राज्य है, बीजेपी का नहीं? क्या पश्चिम बंगाल की महिलाएं महिलाएं नहीं हैं? क्या उनका दर्द नहीं है? क्या कोई भी उनको कभी भी टीएमसी के गुंडे हों या कोई और उनको कभी भी मार पीट सकता है? क्या इस बात के लिए उनके साथ गैंग रेप और बलात्कार और हाथापाई होगी क्योंकि उनके परिवारों ने भाजपा को वोट दिया है? कब तक इस पर मौन रहेंगे राहुल गांधी जी? तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। ये 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। अश्वनी शाही जी बीजेपी के तेज तर्रार चेहरों में से एक, उपाध्याय जी डॉक्टर उपाध्याय कांग्रेस के चेहरे हैं, पूजा जी समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है, और डॉक्टर धनोज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर धनोज, माय डियर फ्रेंड, मैं आपकी उस 2 लाइनों से इस चर्चा की शुरुआत चाहूंगा जो आपका अंदाज रहा है। जरा उस 2 लाइनों की चर्चा से ही आज शुरुआत करते हैं कि राहुल गांधी का रायबरेली पहुंचना क्या संकेत, 10 सीटों पर उपचुनाव, क्योंकि नैरेटिव दोनों तरफ से बनाया जा रहा है और खास तौर पर इंडिया गठबंधन अखिलेश और राहुल कि भाई अयोध्या हार गए, और इस बीच राहुल गांधी एक्टिव हो रहे हैं रायबरेली में, यानी कि यूपी में। किस नजरिए से देखा जाए? सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को पैनलिस्ट को मैं जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब सब कुछ करता हूं। 2 लाइन से शुरुआत करता हूं जी। सियासत जनता को उलझाए रखता है धनोज, क्योंकि जनता की बात हो रही है, तो सियासत जनता को उलझाए रखता है धनोज। काम करने के बजाय नेता अपना रंग ढंग बदलता है। काम करने के बजाय नेता अपना रंग ढंग आपकी 2 लाइनों में विवाद शुरू हो जाएगा। क्या रंग ढंग बदलता है? रंग ढंग बदलता है ना, एक होता है अस्थाई, एक अस्थाई। माय डियर राहुल गांधी ना तो अस्थाई है ना अस्थाई है, वो चूज ही नहीं कर पाते हैं उनको कहां रुकना है, कहां ठहरना है, क्योंकि अब तो चूंकि उसको अपोजिशन का लीडर भी बना दिया गया एलओपी। कम से कम उसको यह सोचना चाहिए कि एक जगह ठहराव करना चाहिए, ठहरने का संदेश देश को देना चाहिए, जैसे कि पार्टी को देना चाहिए। मतलब 2 जगह से जीत गया, पहले का सांसद वो वायनाड, तो कम से कम वायनाड को ही कंटिन्यू करते वो। नहीं, वो आप थोड़ी ना तय करेंगे डॉक्टर धनोज, वो तो कांग्रेस तय करेगी। आपने मुझसे पूछा तो मैं उपचुनाव का क्या कनेक्शन दिखाई दे रहा है आपको? वही तो विश्लेषण करने दीजिए। आपने पूछा तो मैं रंग ढंग बता दिया। देखिए, लेट इंदिरा गांधी के टाइम से बीएमडी
ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित वहां चला आ रहा रायबरेली में, जिसको भाजपा नहीं वो कर पाई, क्या बोलते, सूंघ नहीं पाई, समझ नहीं पाई, उसको ब्रेक नहीं कर पाई। जो बीजेपी के सेंट्रल थिंक टैंक थे वो बीएमडी माने ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, क्योंकि जिसके बल पर लेट इंदिरा गांधी वहां जमी हुई थी, वहां से वो जीतती रही और गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वहां से जीतता रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट लोकसभा ऑफ रायबरेली, क्योंकि रायबरेली जो है आप देखिएगा, मैं जात पात करता नहीं हूं, क्योंकि पत्रकार के साथ साथ मैं शायर भी हूं, कवि भी हूं, तो वो जातियों में उलझता नहीं है। लेकिन नहीं, एक डॉक्टर फर्क है धनोज, ये क्या कोशिश है उपचुनाव में भी वो नैरेटिव को कायम रखने की कि भाई देखिए हम तो चुनाव जीते हैं और उसके बाद माहौल कायम है? देखिए, हाँ माहौल कायम है, लेकिन एक चीज तो है, झूठ का पुलिंदा भी तो था। जनता जो अभी आपने देखा होगा, अभी कहा ना आपने अयोध्या हार गई, अयोध्या विधानसभा नहीं हारी, फैजाबाद बोल नहीं पाते, ये लोग बोलते अयोध्या हार गए, क्योंकि हाँ। ये नैरेटिव तो है, फैजाबाद बोलना चाहिए। ठीक, नैरेटिव लेकिन सेट जिस करने की तरह- कोशिश हो रही है उपाध्याय जी, और क्या वाकई 10 सीटों पर आप लोगों की नजर है? सीरियसली ले रहे हैं उपचुनाव को? तिलक जी नमस्कार, जी अपने सभी भाइयों को भी नमस्कार। जैसा कि हमारे बड़े भाई धनोज जी ने कहा कि रायबरेली में ये वर्ग कांग्रेस को देती रही है, आप बताइए 6 लाख से अधिक वोट पाया और पूरे पड़े हुए मतों से 50% से ऊपर भी वोट पाया है राहुल गांधी जी ने। तो राहुल गांधी जी को वहां पर सबका समर्थन मिला है, किसी जात विशेष की बात नहीं है, और करीब 4 लाख वोटों से उन्होंने हराया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश जी को। और जहां तक आप बात कह रहे हैं राहुल जी, पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग और कई ऐसे ही लोग कहा करते थे, अरे ये तो फिजिशियन पॉलिटिक्स है सीजन के अनुसार। अब 24 नहीं, वो तो अभी भी डॉक्टर धनोज कह रहे हैं एक जगह नहीं टिकते राहुल गांधी। अरे नहीं, उन कहने धनोज जी को कह रहे हैं, ठीक है उनका विचार है। आप देखिए देश की जनता देखिए, लगातार देखिए, अब एक धारणा बन गई है तिलक जी की अगर कोई पीड़ित है, कोई दबा कुचला है, कोई दुखी है, तो सरकार तुरंत उनको राहत तो देती नहीं है। वो आदमी राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहा है कि राहुल जी आएंगे। अच्छा, तो वो विपक्ष के मतलब बीजेपी शासित राज्यों में ही आपको दिखाई देता है दुख और दर्द? सुनिए हमारी तिलक जी, राहुल जी आएंगे, हाँ। हमारी बात सुनेंगे और तब सरकार जो है, चाहे संसद में चाहे सड़क पर उठाएंगे, तब सरकार हमको राहत देगी। जैसा नहीं, उपाध्याय जी, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु कब जाने का प्रोग्राम है ये नहीं बताया आपने? वो हर जगह जहाँ कोई पीड़ित हो जाएंगे। नहीं, तो वहां पीड़ित बहुत है, पश्चिम बंगाल में भी हैं और तमिलनाडु में भी हैं। देखिए तिलक जी, हाँ। वो तो हर जगह जा ही रहे हैं, किसी दिन खाली है, किसी दिन नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं ना, स्टीयरिंग आपका बीजेपी शासित राज्यों में घूम रहा है ना? राजगीर मिस्त्रियों के पास जा रहे हैं। ओके, डॉक्टर धनोज रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर पूजा जी और अश्विनी जी आपके पास आऊंगा। बोलिए डॉक्टर धनोज। वो कह रहे हैं एक दिन बताइए राहुल गांधी जब चैन से बैठे हो। हाँ, मैं कम ही समय में रिएक्ट करता हूँ। हमारे हरिनाथ उपाध्याय जी बहुत भोले वाले हैं, इनको मालूम है कि सरकार ही सारे अनुदान सांसदों को देती है, सरकार देती है। सांसद कोई भी हो, उनके हाथ में डायरेक्ट पावर नहीं होता, सरकार पर सब आश्रित है, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, जो भी सांसद बनकर आए हैं वो सब सरकार पर आश्रित है। तो ये हल्ला मोहल्ला किस बात की? जो भी अनुदान देने का काम सरकार करती है। ये अभी कह रहे हैं कि जहां दुख दर्द होता है वहां राहुल गांधी जाते हैं। अरे जहां राहुल गांधी जाते वहां दुख दर्द तो ज्यादा बढ़ जाता है, वहां ज्यादा दुख दर्द बढ़ जाता है। घट्टी कहाँ है? उपाध्याय जी, घट्टी कहाँ है? राजस्थान में एक अग्निवीर शहीद खबर का उसमें कल से सोशल मीडिया चल रहा है कि जब से राहुल जी ने संसद में अग्निवीर का मुद्दा उठाया तब से रोज हमारे फोन आ रहे हैं, हमारे 28 लाख रुपए चेक भी आ गए। जबकि अजय जी की अलग बात है, ये अलग है, तो राहुल जी के ही कमाल है। अब ये धनोज जी कह रहे हैं सरकार अनुदान देती है, अपने पास से थोड़ी देती है, जनता का पैसा है, जनता के टैक्स पेयर का पैसा है, गरीबों का पैसा है, तुरंत क्यों नहीं करती है भाई? अब जैसे हाथरस का मामला देखिए, 2 लाख रुपया क्या है भाई उन गरीबों के लिए जिसकी अपनी जान गई। कहीं कहीं आप अपने अनुसार 50 लाख दे देते हैं, 1 करोड़ दे देते हैं, वहां तो और
मुआवजा बढ़ाने की बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने कही, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आप? तो 2 लाख रुपया बहुत कम है भाई उन गरीबों के लिए। ठीक है, मुद्दा उठाए, हो सकता है सरकार आगे सुने, हम तो अपनी बात ही कर सकते हैं, हमको देना थोड़ी है, चाइना हम तो आवाज ही उठा सकते हैं, वो भी इनका चीज अनुदान दे सकते हैं ना, मांग भी सकती है, अनुदान देती है, देना अपने से है, अरे देती है, आवाज ही उठाएंगे तो क्या नहीं अपनी का पैसा है, चाइना से लिया हुआ पैसा है, राहुल गांधी है धनोज जी, बात की बात। अरे राहुल गांधी राजस्थान में पिछले कांग्रेस पार्टी या मई के में पास अपार पैसा है, राहुल गांधी जब जाते हैं 2-3 उनको दिन एक करोड़ का पैसा चेक नहीं क्यों हुआ? करते हैं? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, पैसा अभी का पर चेक क्यों नहीं नहीं राहुल देते? गांधी ने मुद्दा उठाया अग्निवीर का, कि अग्निवीर नहीं हो मुद्दा रहा है। तो मैं भी टीवी पर उठाता हूँ, मुद्दा तो मैं भी टीवी पर आपकी उठाता भी हूँ। सुनवाई होती होगी जितनी सीमा नहीं, है। मैं भी राहुल उठाता गांधी हूँ टीवी विपक्ष के नेता पर। है। अरे सेना बनना गर्व की राहुल बात है। गांधी जी विपक्ष एक के घंटे नेता के लिए, है, एक उनकी दिन बात के का लिए, ज्यादा प्रभाव एक पड़ता है, साल हमने के लिए, 4 उठाते साल हैं, के लिए हमें कम प्रभाव पड़ता है। नसीब वाले को देश की सेवा करने का मौका मिलता है, सड़क पर जाने का मौका मिलता है। कहाँ मेरे सरकार पड़ोस में, समझ रही है मेरे भैया? पड़ोस में मेरे अभी रिश्तेदार का रायबरेली में लड़का शहीद की नहीं बात हुआ। मिली है, उन्होंने आदरणीय मिठाई राहुल गांधी मांगा। जी आदरणीय मिठाई मनजीत सिंह जी से मांगा। वो राहुल उन्होंने गांधी कहा नहीं दिख रहा। कि अग्निवीर कि की जगह योजना जगह सही मिठाई नहीं है, बन रही सरकार वो सुने राहुल तब गांधी को नहीं दिख रहा ना। बेटा। 4 साल की नौकरी जवानों के लिए उचित नहीं है। एक मिनट डॉक्टर धनोज, यहां बैठ के जज मत बनिए सर। कितना पैसा किसके पास पड़ा है, मामला अरे कोर्ट में है, अनुदान क्यों कोर्ट नहीं फैसला देते हैं? करेगा ना। आप नेशनल हेराल्ड और ये सब मामले अभी रुक जाइए, वो विषय नहीं है आज। वो तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जैसा व्यवहार कर रहे हैं धनोज जी, हमेशा करते हैं। वाह, ठीक है, वाह, 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 दोनों वाह, प्रवक्ताओं का वाह, सामना वाह। करना है हम आज लोगों आप को, मुझे प्रवक्ता बनाई करते दो। रहेंगे। नहीं डॉक्टर हरिनाथ धनोज, जी, मुझे प्रवक्ता बनाई दो आप। बनाई दो प्रवक्ता मुझे। एक मिनट अश्वनी शाही जी रहेंगे और पूजा मिश्रा जी। अश्वनी शाही और पूजा मिश्रा जी। अश्वनी जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भाई साहब, फर्स्ट क्लास। अश्वनी जी, राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, तस्वीरें देखी आपने? जी, वो हनुमान मंदिर भी गए, बहुत अच्छी बात है। कैसी लगी तस्वीरें हनुमान मंदिर में माथा टेकते हुए? बहुत अच्छी बात है एकदम। हनुमान मंदिर में देखिए, बजरंगबली के सामने तो पूरा देश माथा टेकता है और हाँ। टेक दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया रहा। ये बहुत नहीं, अच्छी बात आप है। कहते थे ना मंदिर नहीं जाते, तो वो नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने तो आज अभी देखिए थोड़ी देर पहले पूजा जी दूसरे चैनल पर थी, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछ दिया। हाँ। कांग्रेस के प्रवक्ता बताए नहीं, पता नहीं क्या शर्म आ रही थी। मैंने सिर्फ यही पूछा कि जो रायबरेली की जनता पूछ रही है कि भाई आप किस धर्म के हो, बता दो। वो बता नहीं पाए बेचारे और चले गए। पूजा जी ने उनको इतना डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है, अब इंडिया अलायंस के नाते इनका भी कुछ वो बनता है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, साधुवाद देता हूं मैं इनको। मगर वो ये नहीं बता पाए। मंदिर जाना अच्छी बात है, कोई बुरी बात है ही नहीं है। हिंदुस्तान सर्वधर्म संभाव का देश है। मगर जब चुनाव जीतने के बाद वो पूरे 17-18 लाख लोगों के सांसद हैं, अच्छे मत से चुनाव जीते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के दिनेश सिंह को जो वोट मिला उनके सांसद वो नहीं है। अगर ऐसा कह दें तो अच्छा है। तो अगर उनके भी हैं, तो हमारे कांग्रेस के साथी ने आरोप भी लगाया हमारे ऊपर कि वो तो भाजपाइयों की चाल होगी। हमने कहा चलिए भाई, भाजपाइयों की चाल होगी तो ये तो बता दें कि क्या जिन लोगों ने उनको वोट दिया और जिन हिंदुओं ने वोट दिया वो हिंसक है या नहीं है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बता पाए, राहुल गांधी से बता पाए। वो तो बीजेपी को कह रहे थे ना। हाँ, बीजेपी को नहीं कहा। बीजेपी अगर मैं शर्त लगाता हूँ तिलक जी, आप बहुत ही प्रबुद्ध, मैं मानता हूँ, आपके साथ डिबेट करने में मजा आता है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो बाइट चलवा दीजिए। उस बाइट की लाइन में बताता हूँ, ये जो हिंदू हैं ये हिंसा इनका काम, हिंसा नफरत, हिंसा नफरत, ये हिंसक होते हैं। ये लाइन कहा था, बीजेपी नहीं कहा तो था। फिर ये अगर हिंदू हिंसक होते हैं जो आप कह रहे, तो फिर ये मंदिर क्यों जा रहे हैं हनुमान जी के? और वो भी मंगलवार के दिन है। यही जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस लोक उजागर राम। अब हनुमान जी ने आशीर्वाद दे दिया तो यही बात है। देखिए मेरा बार बार कहना रहता है, बड़े प्रेम से मैं कहता हूँ, मेरा नाम अश्वनी शाही है। हाँ। मेरे पिताजी का नाम महेंद्र प्रताप सिंह है, उनके पिताजी का नाम हरदेव सिंह था, उनके पिताजी का नाम राम रक्षा सिंह था। हमको याद है। लेकिन राहुल गांधी जी की 3 पीढ़ी पूछिए, अगर जैसे जहांगीर खान के ऊपर जाएंगे तो पता नहीं कौन बिस्मिल्लाह खान और पता नहीं कौन जो है अहमद खान, ये सब हो जाते हैं। तो ये मैं जानना नहीं चाहता हूँ, पूरा देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी जी का ये धर्म परिवर्तन कब हुआ। एक वसीम खान थे हमारे लखनऊ में, उनका धर्म परिवर्तन हुआ, जितेंद्र स्वामी हो गए।
बड़ा गाजे बाजे के साथ धर्म परिवर्तन हुआ और लोगों ने जाना कि तो इसलिए राहुल गांधी को मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो राहुल गांधी नहीं, मंदिर जाना चाहिए। हाँ। मैं तो, अरे हम हिंदू तो ऐसा, भाई राहुल गांधी कहते हैं ना हिंसक है, हम नहीं मानते हिंसक नहीं है। नहीं, आप कह रहे थे ये इटली हम नहीं जाएंगे मानते। चुनाव के बाद, ये जा रहे हैं हनुमान मंदिर मत्था टेकने के लिए। मैं ये जानना चाह रहा था बात। अरे चुनाव के बाद देखिए, पहली बार तो बेचारे को संवैधानिक जगह मिला है। आप थोड़ा सा देखिए, अभी तक तो वो कांग्रेस जो पुरानी पार्टी है उसके अंतिम, शाहिद जी मैं समझ नहीं पा रहा, आप कह रहे हो अभी जगह मिला है, कल तक आप कह रहे थे कि मनमोहन सरकार यही चला रहे थे। नहीं, संवैधानिक जगह कोई हो तो बता दीजिए। अभी तो पहली बार संवैधानिक जगह मिला, उस समय तो सोने का चम्मच था, तभी तो कानून फाड़ दिया करते थे जो सदन में पास होता था। तो सरकार अगर ना चला, मेरी हिम्मत है, आपकी हिम्मत है, फाड़ देंगे। जरा बता दीजिए कोई सरकार का कोई आदेश। तो इसका मतलब पावर उन्हीं के पास थी, राहुल के पास। अरे पावर उनके पास नहीं, सुपर पावर उनकी माता जी थी। आप ये बताइए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर एक राष्ट्रीय सलाहकार बनाया गया था जो कि हर डिसीजन लेता था। और ये संजय बारू जी अपनी किताब में लिखते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, नटवर सिंह साहब अच्छा, ये उपचुनाव का कोई असर पड़ेगा, ये रायबरेली और ये तमाम दौरे एक के बाद एक? अब देखिए, वो तो उसके बारे में तो पूजा जी की पार्टी और अखिलेश जी सोचें कि अब कितना इनको देना, हमसे क्या मतलब है। मैं पूछ लेता हूँ पूजा जी, जो बात शाहिद जी कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई अब तो आप लोगों की टेंशन है, यानी कि पहली अग्नि परीक्षा है ना, कि अब कितना दोगे कोटा उपाध्याय जी का कितना? नमस्कार आपको तिलक जी और साथी श्रोताओं को मेरे नमस्कार। और जैसे कि शाहिद जी को बड़ी चिंता हो रही है कि इंडिया अलायंस कहाँ जाएगा, इनको 2024 में भी चिंता हो रही है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया अलायंस मुद्दों को लेकर के अलायंस हुआ है और मुद्दों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे और कितना किसको सीट दिया जाएगा। वो पूछ रहे हैं साथ लड़ोगे अलग अलग? शाहिद जी पूछ रहे हैं साथ लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे। हमारे यहाँ तो खुला पत्र नहीं लिख रहा है ना, पटेल अनुप्रिया पटेल जैसे दोगे या फिर जैसे हमारे यहाँ खुला पत्र नहीं लिख रहा है। नहीं नहीं, शाहिद जी पूछ रहे हैं कांग्रेस को दोगे या ठन गोपाल मामला? ये जो शीर्ष नेता डिसाइड करेंगे कि जो है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, पर हम अलायंस में लड़ रहे हैं और तिलक जी, जो हमारे अंदर कोई विरोध भी नहीं है। इनके यहाँ पे तो संजय निषाद जी खुला पत्र लिख रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी खुला पत्र लिख रही है, सरकार से सवाल पूछ रही है, योगी आदित्यनाथ जी सवाल पूछ रही है। अब कल को जो है आरएनडी के वीरेंद्र चौधरी भी सवाल पूछने लग जाएंगे। तो ये अपना देख लेना पहले, हमारी चिंता ना करें, हमारा मुद्दों पे अलायंस है। आप कार्य करिए, कार्य नहीं करेंगे ना तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी हाल हुआ है 2024 में, वही जो उपचुनाव में होगा 2027 में भी वही चुनाव होगा। नहीं तो ये आप लोग कह रहे हो माहौल बना हुआ है, तो इस उपचुनाव को क्या माने, जो नतीजे आएंगे फिर उस पर फिर फाइनल होगा कि भाई अगर माहौल आपका होगा तो आपके पक्ष में नतीजे आएंगे, और अगर आपके पक्ष में नहीं आए और शाहिद जी के पक्ष में गए तो फिर बीजेपी? नहीं तिलक जी, ना तो माहौल हमारा है ना माहौल जो है भाजपा का है, माहौल है मुद्दों का। हाँ ठीक है, मुद्दे ही समझ लीजिए पूजा जी। नहीं, आप ही की बात मैं मान रहा हूँ, मुद्दे फिर तय हो जाएगा ना। अगर जनता ने उनको मोहर लगा दी तो फिर तो नहीं बोलोगे बैसाखियों की सरकार? बैसाखियों की सरकार तो फैक्ट है तिलक जी, हमारे बोलने थोड़े बदल जाएगा। हम चलो हम कह देते नहीं है बैसाखियों की सरकार तो क्या नहीं है। थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिए कि जब मनमोहन सरकार थी तब कितनी सीटें थी कांग्रेस के पास? 105। और जब मनमोहन सरकार थी तब कितनी सीटें थी, और उनकी बैसाखी कौन थी, उसका नाम जानते हैं आप? ये मुझसे बेहतर आपको पता होगा। नहीं तो आपको पता होगा जी, बिल्कुल। किसी आप हो सकता है आपके सहारे कोई खड़ा हो। तिलक जी देखिए, हाँ बिल्कुल, आपकी बात भी सही है कि हो सकता है कि हमारे सहारे कोई खड़ा हो, लेकिन इससे ये डिनाई तो नहीं किया जा सकता ना कि जो भाजपा की बैसाखी की सरकार है। नहीं शाहिद जी कह रहे कि बस इतना बता दो कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हो। शाहिद जी करना चाह रहे, जल्दी से बताइए। शाहिद जी पूछ रहे हैं बस इतना बता दो कितनी सीटें दोगे। मैं सिर्फ एक चीज पूछ, जैसे राहुल गांधी जी चुनाव जीते हैं और अच्छे मतों से जीते हैं, लेकिन उसकी जो 5 विधानसभाएं हैं तो सब समाजवादी पार्टी के पास हैं। मीरपुर में चुनाव होना है, कांग्रेस वहां थी नहीं। अभी जो बीकापुर में चुनाव होना वहां कांग्रेस थी नहीं। तो इन सब जगहों पर कांग्रेस तो कहीं थी नहीं। तो कांग्रेस किस मुद्दे पर वहां पर सीट मांगेगी और कितनी सीटें इनसे अपेक्षा करते हैं हमारे उपाध्याय जी, ये एक बड़ा जवाब दीजिए। ये देखिए इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इंडिया अलायंस की जो है शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे और डिसाइड कर लेंगे। आपको 2024 में बहुत चिंता होगी ना, ये लोकसभा का चुनाव था कि कैसे सीट डिवीजन करेंगे, कब पता चलेगा। तो इस चीज की आप चिंता मत करिए, आप चिंता करिए जो अयोध्या जनमन हुआ उसकी।
आप चिंता करिए जो पीलीभीत में रेलवे ट्रैक कर रहा है, आप चिंता करिए जो रोडें धस चुकी है उसकी, आप चिंता करिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था खराब कर रखी है, आप चिंता करिए जो नौकरियां नहीं दी गई है, आप चिंता करिए कि जो अप्रैल में स्कूल खुले हुए अब तक वहाँ पे किताबें नहीं पहुंची हुई है, और आप जो डिजिटल अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, गाँव में आप सड़कें नहीं पहुंचा पाए हैं और ना बिजली पहुंचा पाए हैं, और आप जो है डिजिटल अटेंडेंस करेंगे लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड मिला करके, तो आप चिंता करिए। शायद ये 37 सीट आप नहीं है आप दिखाई दे रहा है सवाल कर रहे हैं इंडिया आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या तो इस बात को मानिए, फिर उपाध्याय जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं, एक्चुअली देखिए हमारे लिए तो समस्या समाजवादी पार्टी हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी है और यहाँ पर उसके पास लगभग 111 सीटें थी। अब 2-4 अब उपचुनाव में सांसद बनने के कारण कम हुई, उपचुनाव आने वाला है, लेकिन 111 तो थी इनके पास। मगर जो अभी उपाध्याय जी के नेताओं ने 403 सीटों पर एक यात्रा निकालने की बात की है, वो उनका उत्साह देखकर हमको थोड़ी सी चिंता हो रही है कि फिर ये लोग इंडिया अलायंस को कैसे संभालेंगे। 403 में उनकी यात्रा निकलेगी। हाँ। और मैं पूजा जी का एक जवाब जरूर देना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा तिलक जी। पूजा जी ने अभी पिछले चैनल पर भी ये सब मुद्दा उठाया और फिर मैं देखिए इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि उत्तर प्रदेश सरकार अध्यापकों को कह रही है। पूजा जी सुन लीजिए, यहाँ पर जो है अध्यापकों को कह रही है कि समय से आइए, समय से जाइए। अगर अनुशासनहीनता कर रहे हैं अध्यापक और उस पर अगर पूजा जी की पार्टी उनके साथ खड़ी है तो हम लोग अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको चाहे जो भी हो, आपके मुद्दे दूसरे हो सकते हैं, मगर अनुशासनहीनता। सरकारी होता है वो सब्जियां खरीद के तक पहुंचता है स्कूल में। आपको वर्क करने की जरूरत, आपको 6 साल के बाद में एडमिशन होनी चाहिए। जो लड़कियों का 6 साल के बाद में एडमिशन होगा 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो साइकिल आने लग जाता है और उसका एजुकेशन का व्यवस्था ही नहीं है। ये बड़ा सवाल है, उनको अनिया होता है। वर्क करिए फिर आप अनुशासन लाइएगा, शिक्षक तो पहुंच ही रहा है। शिक्षक और छात्र अनुपात क्या है आपको जानकारी है? मैं आपको स्कूलों के नाम गिनाती हूँ जहाँ पे एक शिक्षक है। शिक्षक बहुत मेहनत कर रहा है। आप कह रहे हैं कि आप फोटो अटेंडेंस मैं तो जहाँ अरे पूजा जी बताइए कि आप पहुंचा दिए हैं, कोई अनुशासित हो तो विवाद कम है, लेकिन अध्यापक अनुशासित ना हो तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो दिक्कत क्या है कि अगर पंचिंग मशीन से अटेंडेंस लग जाए, क्या दिक्कत है ना? इस पर विरोध नहीं होना चाहिए, बाकी आप लोगों का विवेक। खैर, लेकिन उपाध्याय जी बात यहीं पे खत्म नहीं हुई थी। जो बात उपाध्याय जी, जो शाही जी कह रहे हैं, ये यात्रा निकालने की तैयारी, वो कह रहे सब ठीक है जी। तिलक और कह रहे कि बता दो कितनी सीटों की डिमांड है। 10 में से कुछ तो मांग रहे होगे। तिलक जी माफ करिएगा, मैं बोल रहा हूं कि मांग रहे होगे, मतलब क्योंकि बड़े वो हैं। देखिए, पहले अश्विनी जी की पहली बात का जवाब दें। ये बार बार ये लोग आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, ये उठाते हैं। बताइए, हमारे संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को धर्म चुनने की आजादी है। जन्म के आधार पर कहें तो आप बताइए, राहुल जी इंदिरा जी के नाती है कि नहीं है? इंदिरा जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की थी कि नहीं थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? और ये स्मृति ईरानी की बात करें ना, स्मृति ईरानी की उनके पति पारसी थे, उनकी बात नहीं करते हैं, वो हिंदू हो गए। मैं बता रहा हूँ तिलक जी, प्लीज व्यक्तिगत ना हो, क्योंकि मैं इस तरह की चर्चा करता नहीं, प्लीज व्यक्तिगत ना। नहीं, अश्विनी शाही जो बात करते हैं। हाँ। अगर हम ये बात करें 5वीं-6वीं शताब्दी में हूर, कुशार, कर्व, ये सब विदेशी जातियां गुजरात में आई थी। उसका कौन प्रमाण है कि मोदी जी कौन से हैं? हिंदू है कि कर्व है कि व्यक्तिगत मत होइए, मुद्दे पर आइए। आप कह रहे हैं हम चुनाव लड़ते हैं, मुद्दे पर आइए ना। मुद्दों पर हम बात करें, हमसे बहस कर लेंगे तभी इस बात पर। हाँ। जहाँ तक बात है, अलग से बहस कर लेना, मैं नंबर दे दूंगा शाही जी का, आप अलग से फोन पे बात करिए, लेकिन यहाँ नहीं। हर पार्टी को अपनी पार्टी को मजबूत करने का अधिकार है। हाँ। हम 403 सीटें का पूरे देश में अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाद में ऐसा ना हो कि अखिलेश नाराज हो जाएं। अरे भाई, नाराज इनको इसकी चिंता क्यों है? अखिलेश जी, राहुल जी तो जनता के मन में बचते हैं। सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे कितनी सीटें मांग रहे हो, ये तो बता दो। ये जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं, उच्च नेतृत्व तय करेगा किसको। उच्च नेतृत्व तय करेगा,
शायद ही सुन लिया, वो कह रहे उच्च न्यायालय क्या करेगा, आप ज्यादा दखल अंदाजी मत करिए। चुनाव में भी कह रहे थे जवाब दीजिए जल्दी से, फिर धनोज जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं होगी, हो गया कि नहीं हो गया, ये हम लोग के स्तर के ऊपर का मामला है। ये है कि जो होगा उचित होगा, जनता की मांग पर होगा, जनता के विश्वास पर होगा, और देखो विधानसभा सीट पर हमारा उपाध्याय जी एकदम सही है, उच्च नेतृत्व का है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारा कोई उसमें, मैंने पहले भी कहा, हमको क्या भाई, आप इंडिया अलायंस में हैं, आपको 17 मिली, इसमें हो सकता है 2 सीटें दे दें वो लोग, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 400 है ना, तो 200 भी दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक समझौता करना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में आपको हमेशा सहारे पर रहना पड़ता है। जिस बैसाखी की बात कर रही थी पूजा जी, यही तमिलनाडु में आपके साथ होता है, यही बंगाल में होता रहा, तो बंगाल में आप अलग हट गए। देखिए किस तरीके से यही पंजाब में। जी एक सवाल पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? एकदम बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं बस इसलिए पूछ रहा था, आपके जो एनडीए सहयोगी दल कितने हैं? हमारे 38 हैं। 38, अब तो 40 हो गए ना? हाँ, 2 और बढ़ गए। हाँ, 2 और बढ़ गए, 40 हो गए कुल मिला के। उनके कितने हैं इंडिया गठबंधन के? 28 हैं। 28 है और आपके 40 हैं जी। सहयोग तो आपको ज्यादा जरूरी पड़ा। तो प्री पोल और पोस्ट पोल में बड़ा अंतर होता है, आप बताइए ना। प्री पोल हमारा सभी से जो 38-40 दल हमारा प्री पोल हुआ था, पोस्ट पोल तो किसी से हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों का शुरू से इंडिया अलायंस बनाते रहे, लेकिन चुनाव के पहले ममता जी ने कह दिया हम अकेले लड़ेंगे, यानी कि वो बाहर हो गए। आम आदमी पार्टी ने कहा हम पंजाब अलग लड़ेंगे, दिल्ली मिलकर लड़ेंगे, वो भी अलग हो गए थे। केरल में कम्युनिस्ट अलग लड़े, वो भी अलग हो गए। तो इसको कौन सा प्री पोल कहेंगे या पोस्ट पोल कहेंगे या खिचड़ी कहेंगे? क्या कहेंगे आप, नाम दीजिए। मजबूत अलायंस किसका हुआ? मजबूत हमारा हुआ। हमको हमारे किसी ने नहीं कहा, और सभी लोगों ने एक सुर में ये लोग कयास लगाते रहे कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी। डॉक्टर धनोज एक बात बताइए, जो बात शाही जी कह रहे हैं कि भाई ये माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है खासतौर पे इंडिया अलायंस की तरफ, और ये 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं यूपी में, इससे कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी? अगर भाई हमारे पक्ष में आए तो फिर कहेंगे कि देखिए हमने तो कहा था अयोध्या भी हार गए और ये 10 सीटों पर नतीजे भी हैं, और विपरीत हुआ तो फिर कहेंगे कि देखिए तो शासन का चुनाव है, सत्ता का चुनाव है, हम तो डीएम से लड़ रहे थे, एसडीएम से लड़ रहे थे। कुछ इस टाइप का मामला दिखाई दे रहा है, या कुछ असर डालेगा 10 सीटों पर उपचुनाव? देखिए, बहुत ईमानदारी से मैं कहना चाहूंगा चावला जी कि सभी अपने अपने ताकत को झोंकने का काम करेगा, क्योंकि उपचुनाव दोनों गठबंधन के लिए मूंछ का सवाल है, बीजेपी के लिए भी और इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक के लिए भी। लेकिन मेरा एक अलग बात है, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, क्योंकि जो चीज कहकर ये लोग 37 सीट या इतने सीट ले लिया, क्या फिर से यही दोहराएंगे कि 85-100 रुपया देंगे? राहुल गांधी जी फिर 85-100 रुपया बांटेंगे क्या यूपी में इस बार? या उसकी बोलती बंद हो जाएगी? या अखिलेश यादव जी भी यही बोलेंगे कि राहुल जी ने जो कहा था, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे भाई, 85 रुपया देने की बात, वो सही था, अब उपचुनाव जीता तो तब देंगे। देखिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात जो है सबसे परे है कि उपचुनाव में ज्यादातर सीट जो है, जैसे अभी यूपी में, जैसे आप मान लीजिए कि सपा ने जीत लिया, लोकसभा चुनाव से पहले घोषी भी जीत लिया था, क्योंकि भाजपा ने बहुत कोशिश की, लेकिन सपा ने जीत लिया। तो कहीं ना कहीं सपा, क्योंकि अभी विपक्ष में सपा ही है वहां पर, अभी अखिलेश यादव भी संसद जाने की तैयारी कर रही है कि संसद में रहेंगे, लेकिन उन्होंने अभी विपक्ष का किसी को नेता नहीं बनाया वहां पर। सवाल है कि अभी बहुत सारे काम इनके बाकी है। इस पर जनता नहीं, सपा के 4 विधायक सांसद बन गए, बीजेपी के 4 विधायक सांसद बन गए, तो ऐसी परिस्थितियों में तो मुकाबला 50-50 दिखाई देता है, अगर इसी आंकड़े की मैं मानूं। हाँ, 50-50 दिखाई देता है, लेकिन क्षेत्रवार, अब क्षेत्रवार भी तो है कि जहां से अखिलेश यादव जीता वो सीट कैसा है, जहां से भाजपा के जो सांसद बने वो सीट कैसा है। ये लोग कितना भी घी लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चेहरे की बात करता हूं। पूजा जी जल्दी से जवाब दीजिए इस बात का। वो कह रहे हैं कि भाई झूठ का गुब्बारा जो राहुल गांधी ने छोड़ा था वो 8500 वाला, वो असर डाला, लेकिन इस बार कौन सा गुब्बारा छोड़ोगे? पहली बात तो धनोज जी जो है वहाँ के शुरुआत में जब जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आप रौतरे से साउंड करते
मैं आपके दर्शक को आइडिया रहता है कि आप जो है बिल्कुल विपक्ष का एनालिसिस करेंगे ना, क्रिटिसाइज करेंगे विपक्ष को, आप पक्ष को जो है बिल्कुल क्रिटिसाइज एनालिसिस भी नहीं करते, उसकी तरफ देखते ही नहीं, मतलब नहीं करते जो है हमें क्रिटिसाइज करना विपक्ष। और पहली दूसरी बात, कांग्रेस ने कहा था कि सरकार बनने के बाद अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती तो वाकई जाते, आप सत्य की बात अगर आप भाजपा की सत्य को देख लीजिए, 2 करोड़ रोजगार मिल गए क्या? 20 करोड़ रोजगार आपको तो मिल जाना चाहिए था, क्या जो है 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए, धनोज जी आपके अकाउंट में आ गए, विपक्ष आ गए, इतना सब भाजपा तो आपके अकाउंट में आ गए होंगे। और उसके बाद आप देख लीजिए सिलेंडर मिल रहे हैं 300 रुपए में, 300 सिलेंडर मिल रहे हैं, तभी जो है नौकरियां भी नहीं मिली हुई है। शायद हो सकता है कि धनोज जी आपको मिल गई है, झूठ के पुलिंदे ये बना रहे थे, झूठ के पुलिंदे लेकर के आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करते थे, माननीय प्रधानमंत्री जब उनकी सरकार बन जाएगी तो सुभाष चंद्र जी को वापस इस बार 50 को डबल करेंगे क्या ये सत्य था? धनोज जी आप बताइए, तो हमने सत्य पे कार्य किया हुआ है और सत्य पे ही कार्य करेंगे और सत्य की हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, उसी का परिणाम है ये। धनोज जी आप बिल्कुल एनालिसिस करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप थोड़ा बहुत एनालिसिस ना भाजपा का भी कर रही है जो सत्ता पक्ष में है, ठीक है, एनडीए का भी कर रही है। मुझे पता है कि आप देश में बहुत प्रेम है, इंडिया प्रेम हो जाता है तो आप निंदक बन जाते हैं, वो निंदक मेरे राशि है तो आप इस तरीके से बन जाते हैं, निंदा करना है। रिजल्ट आएगा 5 जून को 8500 रुपया देंगे राहुल गांधी, उसका एनालिसिस मैं कैसे करूं, मुझे थोड़ा आप ही बता दीजिए। ठीक, उपाध्याय जी बता देंगे, उपाध्याय जी ओके, एक मिनट उपाध्याय क्या बोलेंगे, भोले वाले आदमी क्या बोलेंगे, उनको तो लग रहा है उनका नेता झूठ बोल रहे हैं, हमको तो बोलने दीजिए तब ने बताए। अरे धनोज जी अब सारा धन पूरा देश में आ गया कि नहीं आ गया? अब तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो संवैधानिक था कि नहीं था, ये बता दीजिए मुझे। दोनों मिलकर कर रहे हैं आप, करिए ना एक बार कर दीजिए, हमारे निर्माण का स्वागत है भाजपा का। अरे 85 का आधा कर दीजिए ना आप, 85 का आधा कर दीजिए ना, दोनों आधा करके दे दीजिए ना ऑफिस में बुलाकर। कौन रोका आपको, कोई रोका है क्या? आप नहीं डॉक्टर धनोज तय हो जाएगा, एक मिनट उपचुनाव में तय हो जाएगा, सिर्फ उपाध्याय जी बोलेंगे फिर मैं अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूँ। उपाध्याय जी जवाब दीजिए धनोज जी की बात का, तो फिर ये उपचुनाव में तय हो जाएगा ना कि झूठ कौन और सच कौन। अरे तिलक जी हमारी बात तो सुनिए, बोले बिल्कुल तिलक जी, हमारे भाई साहब जो हमको भोला भाला बता रहे हैं, डॉक्टर धनोज जी डॉक्टर के हैं, धनोज जी और मानते भी हैं, होंगे भी, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में जैसा भी होंगे क्या आप बताइए धनोज जी, आप ये जानते हैं कि सरकार बनती है तभी जो वादा किया जाता है पूरा किया जाता है, तो पार्टी होंगे क्या? धनोज जी सरकार बनती है तो सरकार के खजाने से आपके नेता झूठ बोलते हैं, यहाँ आदमी राहुल गांधी जी के पास वो तो जो मेरा नेता झूठा है, घर भी नहीं है, उसका प्रवक्ता हूँ, बोलो आप बताइए धनोज जी राहुल जी के पास पैसा है क्या? आपके पास के दे देंगे, सरकार अपने खजाने से देती है पैसा। आप बोलो राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, उनको बचपन से तेलंगाना में आप बताइए तेलंगाना में किसानों करना प्रवक्ता हूँ, बोलो होंगे क्या? धनोज जी आप बताइए तेलंगाना में किसानों का आप बोलो राहुल गांधी झूठे हैं, उनके प्रवक्ता 50 झूठे हैं। अरे भैया इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी झूठी है, इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। उन्होंने 15 लाख टके नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया, हम तो किसानों को तेलंगाना में कर्जा माफ किया नहीं 2 लाख तक, किसान पेंशन हमने लागू किया नहीं 3 राज्यों में, खुशहाल हो गए। कर्नाटक में महिलाओं को फ्री नहीं दे रहे हैं, हमने जो वादा किया अपने पूरा किया। आपको ऐसे बोलो, आप बताए राजस्थान में हमारी सरकार थी तो चिरंजीवी योजना के तहत हम चिकित्सा सुविधा दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। हमारी सरकार शाही जी ऑडियो रहेगा, 1 मिनट। 8,500 रुपया आपके पास से कोई देगा? 1 मिनट क्या करेंगे? 1 मिनट सर, जब ये बात बोली जाती है तब नहीं बताते हो ना आप लोग, टर्म्स एंड कंडीशन नीचे हल्का सा छोटा सा लिख देते हो। क्या टर्म कंडीशन?
हाँ। ये सब जानता है कि पैसा सरकार बनती है तभी रिलीज होगा, अपने पास से कोई नहीं देता है। तो वो तो सबको मालूम है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए, एक मुद्दे पे रहिए। शाही जी, ये आप कह रहे थे राहुल गांधी ठीक चुनाव के बाद इटली छुट्टी मनाने के लिए चले जाएंगे, लेकिन ये 4 जुलाई से मामला शुरू हुआ, 9 जुलाई आ गया, 24/7 मामला दिखाई दे रहा राहुल गांधी का। एक दिल्ली से शुरू हुआ सिलसिला, दिल्ली 4 जुलाई को मैं देख रहा था, मजदूरों से मुलाकात, 5 जुलाई को अलीगढ़ हाथरस पीड़ितों से मुलाकात, 5 जुलाई को ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से मुलाकात, फिर उसके बाद 6 जुलाई को राजकोट गेमिंग जोन में हादसे में पीड़ितों से मुलाकात, फिर उसके बाद अब जो है मणिपुर हिंसा वाली तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, जो पीड़ितों से मुलाकात करके आए, और ठीक रायबरेली। ये तो मामला 24/7 दिखाई दे रहा है। दो चीजें हैं। देखिए, मई का महीना होता है 14 या 16 तारीख थी शायद 2014 में मई, और 2024 में यह जुलाई आ गया है। ये तो 24/7 चल ही रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। एक ये होता है मामला। दूसरा, आपने अभी 1 महीने का जुड़वाया, तो 4 तारीख से जब उनको एक संवैधानिक पद पहली बार मिला है तो शायद उसका एहसास हुआ है। तो अब लेकिन हम लोग आप कह रहे थे ना ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। अरे मैं उसी पर आ रहा हूँ कि हम तो, मैंने कहा ना कि पहली बार संवैधानिक पद मिला है, तो हो सकता है कि उसकी गंभीरता मान रहे हैं कि राहुल गांधी सीरियस हो गए। लेकिन पूरी बात कहने दीजिए सर, आप बीच में कह के जो है फ्लो तोड़ देते हैं और अपनी बात आप हम लोगों के मुंह से निकलवा लेते हैं। नहीं, मैं शायद ऐसा मत बोलिए सर, मैं ऐसा काम क्यों करूं? आप इतने समझदार प्रवक्ता हैं, आपके मुंह से मैं क्या निकलवा सकता हूं सर? मैं एक तुलनात्मक अध्ययन आपको देने जा रहा हूं। 4 तारीख से, आपने अभी खुद कहा कि 4 तारीख से चालू है। हाँ। लेकिन ये बताइए, यही व्यक्ति हैं राहुल गांधी जी जो देश के MP भी हुआ करते थे, और सरकार की अनुकंपा पर उनके पिताजी के, चाहे जो भी जिस कारण से उनको SPG और पता नहीं क्या क्या सुरक्षा मिली हुई थी, 100 कुछ बार का मतलब उनका रिकॉर्ड है। SPG को बिना बताए भागने का बैंकॉक और पता नहीं कहाँ वो लिखित में है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो लिखा पढ़ी में होता है कि बिना बताए निकल लिए थे। उस समय वो सीरियसनेस की या नहीं की, पहली चीज। कांग्रेस का स्थापना दिवस होता है, 2 साल पहले की बात है, और वो इटली में रहते हैं। ये सीरियसनेस है या नहीं है, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे। आज अगर सीरियस हो गए हैं तो ये देश के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए बड़ा ही बेहतर और अच्छा सुअवसर है। नहीं, अगर मणिपुर जा रहे हैं राहुल गांधी, जो पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? आप मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए, तो आपके जितने उमड़ेंगे सबका जवाब मिल जाएगा, और उसके बाद सवाल कर लीजिएगा। अब वो मणिपुर भी जा रहे हैं। मणिपुर गए, तीसरी बार गए, बहुत शानदार काम किया उन्होंने, सराहनीय काम किया। वो हाथरस भी गए, बहुत अच्छा काम किया। देश में है, हिंदुस्तान में है, जाना चाहिए, लेकिन संदेश खाली भी जाना चाहिए। महेश जोशी तो आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? अरे मैं, अच्छा उसका भी जवाब देता हूँ, पहले इनका बोल लो, फिर उसका भी जवाब आपके सवाल का देता हूँ। उनको महेश जोशी जो उनका मंत्री था राजस्थान में, जिस उनका बेटे ने जिस महिला के साथ बलात्कार किया था, उस परिवार से भी मिलना चाहिए था। इनको 70 से ऊपर दलित मर गए हैं वहां जहरीली दारू पीकर तमिलनाडु में, और मायावती जी ने जाकर वहां CBI जांच की मांग की है, उस पर भी कुछ बोलना चाहिए था, और चले जाना चाहिए था। उपाध्याय, लेकिन 1 मिनट और मैं बता रहा हूँ, और मणिपुर पर ये कह रहे हैं, 1 मिनट सर, 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री 6 बार रूस गए। PM बता रहे थे कि 6 बार गए, और पुतिन से वो लगभग 17 बार मिले। लेकिन 1.5 साल में आप एक बार भी मणिपुर नहीं गए, क्यों? जयशंकर जी भी रसिया गए होंगे ना, कम से कम 2, 4, 5 बार तो गए होंगे जयशंकर। नहीं, जयशंकर और देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, लेकिन रशिया गए, वो कह रहे हैं। रुकिए ना, नहीं तो और अगर राहुल गांधी मणिपुर चले जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? जयशंकर जी भी रसिया गए होंगे ना, अमेरिका भी गए होंगे, चाइना भी गए होंगे, वियतनाम भी गए होंगे, जयशंकर जी भी गए होंगे, क्योंकि वो मंत्री परिषद के सलाहकार हैं। देश के माननीय गृह मंत्री जी 3 दिन तक वहां कैंप किए, गृह राज्य मंत्री जी 22 दिन तक कैंप किए। देश के प्रधानमंत्री 5 साल, सुन लीजिए, गृह मंत्री का मतलब कुछ नहीं होता है, आप बोल दीजिए। क्यों नहीं होता?
हैं? सर देश के गृह मंत्री नहीं होता है और 22 दिन तक वहां नहीं देश होता के था। और प्रधानमंत्री भी तो होते हैं ना, मतलब सुनिए, आप कह रहे हो अरे, कि अगर 17 बार पुतिन से आप मिल सकते हैं तो एक बार ये- मणिपुर के पीड़ितों से भी मुलाकात हो सकती है ना सर? 47 के बाद ये पहले प्रधानमंत्री तो है नहीं माननीय मोदी जी, है ना। इससे पहले भी अभी कांग्रेस शासित उसमें जो है जब दंगा हुआ था 5 सालों तक जो है मणिपुर जला था। गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे पायलट साहब जी, अब नहीं है हम लोगों के बीच। वो गए थे वहां 3.5 घंटे वहां पर थे मणिपुर में, जिसमें 3 घंटे एयरपोर्ट में थे। नहीं तो आप कांग्रेस एक को फॉलो वो कर रहे थे, हैं क्या? है ना। सुनिए तो फॉलो नहीं कर रहा हूं, हाँ। मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल अगर पूछा जा रहा है नहीं सर, तो रशिया से और- मोहब्बत और दूसरी तरफ मणिपुर भी तो क्यों? है सर। नहीं, मणिपुर रसिया और मणिपुर में रसिया में किस लिए गए हैं आप देखिए ना कि रसिया का अखबार क्या बोल रहा है। रसिया में गए हैं तो अमेरिका का अखबार क्या बोल रहा है, यूरोप किस तरीके से जो है टकटकी लगाकर देख रहा है, रसिया ने किस तरीके से इनको एक मौके की तरह वो किया है। आज हिंदुस्तान किस तरीके से मजबूती से दोनों तरफ खड़ा मिला और के खड़ा मणिपुर? मणिपुर गृह मंत्री जी गए सेकंड नंबर में, उनके बाद तीसरे तो नंबर पर राहुल आते हैं गांधी को राजनाथ मणिपुर सिंह जी के जाना बाद। चाहिए था कि नहीं? राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी मणिपुर 100 बार जाए तो जाए ना, हम संदेश खाली भी जाए। अभी पीटी जब वहां नहीं, पर 3 बार बंगाल में मणिपुर गए राहुल रोज गांधी। बंगाल में रोज महिलाएं पीटी जा रही हैं। प्रधानमंत्री से राहुल गांधी की तुलना करेंगे, आज तुलना हो सकती है कि वो प्रधानमंत्री के शैडो हैं, वो जाए, अपने पार्टी के नेता हैं। नहीं तो लेकिन नेता प्रतिपक्ष है ना वो तो क्या हो गया, नेता क्या हो प्रतिपक्ष गया? अब हुए हैं। मतलब नेता गृह मंत्री का कोई प्रतिपक्ष मतलब ही तो- नहीं है, हाँ। गृह मंत्री का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? क्यों नहीं? ये किसने तो कहा? उनका तो फिर क्यों कह रहा है हर जगह और देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जाएंगे? हर जगह जाएंगे? मणिपुर क्यों नहीं? नहीं, हर जगह जाएंगे। मणिपुर क्यों नहीं? अरे तो संदेश खाली क्यों नहीं राहुल गांधी? अच्छा तो तमिलनाडु क्यों अच्छा, नहीं राहुल इसलिए गांधी? अगर राहुल गांधी संदेश खाली नहीं जा रहे इसलिए मणिपुर राहुल जा रहे। गांधी नहीं, राहुल गांधी एक राजनीतिक गिद्ध है जो केरोसिन लेकर घूमते रहते हैं पूरे देश में, केरोसिन छिड़कते हैं, आग लगाने का काम करते हैं। तो वहाँ शाही जी, हमने दोनों शाही जी, पक्षों तो फिर शाही जी आप लोग दोनों ऐसे- पक्षों को सर आपका भी तो डेलीगेशन हमने जाता है ना? दोनों समुदायों आप को संदेश एक खाली कर गए दिया था। डेलीगेशन, तो आप क्या सुनेंगे नहीं, मिट्टी का आप तेल लेकर सुनेंगे गए थे? नहीं। आप लगातार पूछते रहेंगे। सर सवाल तो पूछूंगा। नहीं तो लगातार क्यों, जवाब आने दीजिए ना। हाँ। पर पूछिए, मना नहीं है। जी, बोलिए हमने वहां पर दोनों समुदायों को एक साथ बैठाकर खाना खिला दिया था। और राहुल गांधी गए थे जो सोरेश चाचा के पैसे पर एक संस्था FDL-AP चलती है वहां, उसमें उनकी माता जी लिखित पढ़त में वाइस प्रेसिडेंट हुआ करती थी। म्यांमार में संस्था चलती है। वो ओके, contract उपाध्याय जी होता वो है। कह रहे गिद्ध है, ठीक है? राजनीतिक गिद्ध है। जी पहले अश्वनी जी की बात कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। कह रहे हैं राहुल गांधी जी को पिताजी के अनुकंपा पर मिली हुई थी जो भी सुरक्षा आदि। नहीं तो बताओ और उस कौन परिवार सा के उनके दो अंदर व्यक्ति ऐसी शहीद मिलेगा हो कुछ गए, था क्या उनकी थे वो? सुरक्षा पर ध्यान नहीं वो रखकर क्या मिली हुई थी भैया। नहीं क्या थे राहुल गांधी? राहुल आप गांधी बताइए, प्रियंका उस परिवार वाड्रा का खतरा, क्या थे? दो लोग अनुकंपा मारे पर गए। मिली थी उनके पिताजी देश के की एकता शहादत के लिए, की वजह से अखंडता मिली के थी। लिए उनके दादी और पिताजी शहीद हो गए। उनकी परिवार पर खतरे को देख के सुरक्षा मिली हुई थी। अरे भाई, तो जब इतना खतरा था तो फिर उनको अब चिंता नहीं है, 170 बार उनकी सुरक्षा भगवान करेंगे, बजरंग इतना करेंगे। खतरा था। राहुल अरे गांधी पापा जी जी, मैं सनातनी खतरा है, मानता हूँ। भगवान खतरा क्यों उनकी मानता रक्षा हूँ। करेंगे? वो आप उसको लोग बिना को भरोसे बताए नहीं वो है। बैंकॉक क्यों चले और- जाते थे? अरे और भाई, जहाँ उपाध्याय तक जी। आप कह रहे हैं राजनीतिक जिद की बात, वो तो आप जानती है राहुल जी, हमारे हिंदू धर्म में जो संस्कार है उसके आधार पर पीड़ितों की आवाज बनते हैं, गरीबों की भाई, वो आवाज हिंदू बनते नहीं हैं, है, देश के हिंदू नहीं संविधान है। की रक्षा करने की उनका आवाज धर्म बनते हैं। परिवर्तन कब हुआ था आपने तो बताया वो तो नहीं। जिद नहीं है, जिद पे भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, कहाँ उनका पर धर्म परिवर्तन विधायक कब को हुआ था तोड़े, आपने बताया कहाँ नहीं, पर नहीं बताया। सांसद को तोड़े, कहाँ पर उपाध्याय जी बता सरकार दीजिए, धर्म गिराए। परिवर्तन कब हुआ? राहुल आपको गांधी पता जी है यही मनोज जिद जी? है। जिद जो है या तिलक मोदी जी को जी है, पता है, अमित हमको शाह है, बता दें भारतीय जनता कि धर्म पार्टी है। परिवर्तन कब हुआ कहाँ था? पर CBI भेजे, कहाँ पर ED भेजे, किसको कहाँ से फंसाए, ये चीज दृष्टि होती है। सरकार किस तरह से चुरा कर बनाया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से पूछिए। अरे राहुल 100 बार जी, आपने सरकारें देश के गिराई है, उसका गरीबों नहीं के, पूछते, युवाओं का के, दुरुपयोग करके। बेरोजगारों के, महिलाओं के जो है, और एक गरीब धनोज जी जनता के रहेंगे, धनोज जी और पूजा जी रहेंगे। अब धनोज जी आवाज है, एक- आवाज है, ठीक उनकी है। आशा है, उनकी मैं आकांक्षा तभी है। तो पूछ रहा हूँ, चुनाव में चैलेंज कबूल करिए ना, फिर ये बोलिए कि हाँ चैलेंज अगर हम जीते हमेशा तो कबूल मानेंगे, करते हैं। हारेंगे तो भी मानेंगे इस बात को कि हाँ बीजेपी का माहौल है। ठीक है भाई, हम हारेंगे ही नहीं। हाँ तो बोलिए ना खुल के। 10 सीट हम लोग जीतेंगे इंडिया गठबंधन। अच्छा 10 की 10
हाँ, अभी लोकसभा में ऐसे 400 पार करा रहे थे आप सभी तो लोग। ऐसी बात क्यों महसूस हो रही है मुझे कि अगर आप कह रहे हैं कि 10 में से अगर 5 भी जीते तो ठीक, वरना अगर हम 6 हार गए तो फिर मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कुछ इस टाइप का मामला तो नहीं है ना? आपको क्या महसूस होगा? चुनाव हम नहीं, तो लोग मैं लड़ेंगे, पूछ रहा क्या था आपसे। करेंगे? हाँ? ऐसा तो नहीं है ना नहीं भैया, कि जनता अगर बीजेपी 6 जीत जाएगी तो आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे? देश की जनता किधर जा रही है उससे महसूस होता है। तो मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ उपाध्याय जी आपसे, राजनीति से संन्यास तो नहीं लेंगे ना? 6 जीत गई बीजेपी तो काहे संन्यास ले लेंगे भैया? हाँ, संन्यास तो ले लोगे। इसी बात पे रहिए ना कायम। 400 सीट नहीं पाए उस पर संन्यास ले लिया क्या ये लोग? हाँ ठीक, आप और 100 पार नहीं कर पाए वो। हम लोग 10 सीट है ना, दुगना तो हुए, अपनी सीट हमने दुगना किए। हाँ तो इसी हमारा में जो खुश है, रहिए, एनडीए अरे खुश इसी बहुत में ही हम लोग, खुश रहिए। जनता ने जो आशीर्वाद दिया, ये इन लोग बहुमत तक तो फिर नहीं ये पहुंचे, बताइए ना, फिर आप देखिए बुरा मान जाते सर। आप 99 में भी जो है, जो आपके वो थे ना खाता ना बही, जो केसरी बोले वही सही, 120 सीटें आई थी तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धोती खींच ली थी। तिलक जी, अब तो 99 में कोई किसी की धोती नहीं खींचता। तिलक जी, जो जनता ने आशीर्वाद दिया उसको स्वीकार है क्या? नहीं तो 99 आशीर्वाद, इसे आशीर्वाद नहीं बोलते 99, आशीर्वाद तो उनको मिला वो सत्ता में है। 99 सांसद नहीं है, बताइए। 99 उपाध्याय सांसद जी, नहीं है आशीर्वाद क्या? मिलता तो सत्ता बनाते ना आप। 99 नहीं, सत्ता बनाते। ये कहाँ बना लिया बहुमत से? 40 सीट पहले पहले धनोज जी, फिर पूजा जी। पूजा ये 40 सीट धनोज जी पहले चैलेंज भी नहीं। एक्सेप्ट नहीं कर रहे, चक्कर क्या है? और कह रहे कि माहौल हमारा है। अयोध्या देखिए हम जीत गए, रोज अवधेश प्रसाद जी का हाथ पकड़ के अखिलेश जी घुमा रहे होते हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि नहीं हम जीतेंगे, फिर कह रहे हैं कि चैलेंज भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि मसला दूसरा है। चक्कर क्या है? देखिए चावला जी, आदमी को पता चल जाता है, जो झूठ बोलता है ना उसको एहसास हो जाता है। अभी मैं पहले बोला ना कि 8500 देने की बात की है, तभी प्लान बना रहे ये लोग 17,000 देने का भी डबल करने वाले ये लोग। जनता है ना, जनता को ये लोग गुमराह तो कर ही लेंगे ना, लेकिन मुझे लगता है कि गुमराह नहीं होगा। और जो स्टेट का चुनाव है, क्योंकि आपने देखा होगा, एक बात मैं खंडन करना चाहता हूँ, फैजाबाद के ये बोले फैजाबाद हार गए, ठीक है, अयोध्या विधानसभा जीती है भाजपा। पूछ रहे थे हम पूजा जी, ये अयोध्या क्यों बोलते हो? फैजाबाद है ना सीट का नाम, फैजाबाद, और अयोध्या तो क्योंकि ये बीजेपी लोग जीती है, accept टेक्निकल कर लेगा। हाँ नहीं, टेक्निकल तो भाजपा जीत गई है वहाँ पे। कर रहे हैं अयोध्या से। सुन तो लीजिए, अच्छा सुन तो लीजिए, अयोध्या हार गए थे, अयोध्या को बुरा देना चाहते हैं। इन लोगों ने, कभी भी फैजाबाद नहीं कहा। ठीक है मैडम जी, रिस्पेक्टेड पूजा जी, आप रुकिए, अभी 10 के 10 सीट जीतने वाले पार्टनर के साथ रुकिएगा। परेशानी क्या है? अरे आप 10 के 10 सीट जीतने वाले, 10 से 10 सीट जीतने वाले पार्टनर के साथ थोड़ा तो ठहर जाइए ना। आपको खुश होना चाहिए, लड्डू बांटिए, मिठाई बांटिए ना। आप तो सरकार बना ली है, अरे बोलने दीजिए मुझे, तो फिर तो मैं क्या करूँगा बताइए? मैं क्या करूँगा? आप मुझे रोकेंगे बोलने से? 35 सीट जीत कर यादव 37 सीट जीतकर देश के प्रधानमंत्री बन गए क्या? उन्होंने तो विपक्ष का भी पद छोड़ दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष का पद क्यों छोड़ दिया उन्होंने, वो लोकसभा क्यों चूज कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप जवाब तो दे दो पहले। राजनीतिक कांग्रेस कह रहे 10 के 10 जीतेंगे। जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। रिस्पेक्टेड पूजा जी, मैं आपको कह रहा हूं, रिस्पेक्टेड पूजा, होना चाहिए। आप नजरिया आपका कितना जो है नजरिया इस बार बदल जाएगी ना। नजरिया एक मिनट पूजा जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है। एक मिनट, मुझे लगता है कोई शायद आपका कार्यकर्ता मैसेज कर रहा है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट डॉक्टर धनोज, वो ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को आप लोग इतना स्पेस दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सपा के लिए ही राहुल खतरा बन जाए। पूजा जी, जी वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि राहुल गांधी सपा के लिए खतरा बन जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी और अलायंस है, मुद्दों को लेकर के अलायंस है। हम तो कहते हैं हमें भाजपा से कोई परेशानी नहीं है, ये कार्य तो करें जनता के लिए, करते ही नहीं कार्य। चलिए ठीक, वक्त बहुत कम है। अब शाहिद जी चलते चलते एक और मैसेज आपके लिए आया, क्योंकि ये जनता का कार्यक्रम है, सवाल भी ले लेता हूं साथ के साथ।
वो पूछ रहे हैं कि शाही जी से पूछेगा वो दाल का क्या रेट है, कितने रुपए किलो है? दाल का रेट एकदम जो बाजार में है, जो जनता खरीद रही है वो रेट है। अच्छा, क्योंकि हो सकता है शायद आपके कृषि मंत्री बता रहे थे ना 100 रुपए कुछ। हाँ, कहीं हो सकता है कि थोक बाजार में 100 रुपया है, तो उन्होंने बताया होगा। है 100 रुपए सर? एकदम कृषि मंत्री जी के पास आंकड़े अगर आए हैं, उन्होंने बताया है तो नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे 100 रुपए है दाल का रेट? अब भाई मैंने कहा, देखिए कृषि मंत्री जी के पास आंकड़े थे, अधिकारी थे, उनके पास अगर आंकड़े हैं तो कृषि नहीं, मंत्री आप जी ने कहेंगे बताया 100 रुपए है तो मैं मान जाऊंगा 100 रुपए दाल का। नहीं, मैं शायद हो सकता है कि हम जो है बाजार गए बहुत दिन हो गया हो, या दाल का रेट 100 रुपया हो। अच्छा, तो जब विपक्ष में थे तब बहुत घूमते थे सर मार्केट। और क्या घूमना पड़ता था? तब सिलेंडर का रेट, पेट्रोल का रेट है, अब 100 रुपए पार, और ये नहीं तो सिलेंडर का रेट अब नहीं दिखाई देता। दाल 100 रुपए भी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत नहीं कहा है। आप ऐसा उनके उसको लेकर चलिए। अच्छा, तो महंगाई है कि नहीं? महंगाई किस चीज से आप देखेंगे? महंगाई बाजार में देखेंगे या महंगाई आंकड़ों में देखेंगे? अच्छा, वो टमाटर का क्या रेट चल रहा है? जो भारत सरकार, वो तो हर साल बरसात में महंगा होता है टमाटर। काहे मतलब उसके टमाटर तो पूजा जी बता रहे थे टमाटर बहुत महंगा हो गया है, नहीं आपने? नहीं, एकदम मैं जरूर जाऊंगा टमाटर खरीदने अगर जो आवश्यकता होगी तो। मगर हर साल कौन सा बरसात का साल है? अरे हम लोगों ने तो देखिए प्याज भी खरीदा है 200 रुपए किलो, और दाल तो हमने आज से 17 साल पहले खरीदा था 250 रुपए किलो, 45 रुपए किलो आप बता दो ना, दाल का रेट 100 रुपए है। हाँ है, बाजार में है 100 रुपए दाल है, कोई ऐसा नहीं है। तुअर की दाल 100 रुपए है, और उसमें ब्रांडेड कौन सा ब्रांड लेते हैं, कितना लेते हैं, ये तो आजकल तो 100 रुपए से चालू हो के 200 तक है। चावल जो है 20 रुपए किलो भी है, और चावल जो है 1000 रुपए किलो भी है। और टमाटर कह तो रहा, हर साल बरसात में महंगा हो जाता है टमाटर। कौन सा दिक्कत नहीं ना? ऐसी चीज है, दिक्कत देखिए, आज हिंदुस्तान में जो समृद्धि चाहिए, तो हिंदुस्तान की जनता को समृद्धि की तरफ सरकार ले जा रही है। तो इसलिए पेट्रोल महंगा हो तो कोई दिक्कत नहीं? पेट्रोल का इन्फ्लेशन पे आप समय हो तो सुन लीजिए। नहीं तो आप पहले बताते थे ना 2014 से। हमने 2004 से 14 तक 127% पेट्रोल का दाम बढ़ा है, और हमने अगर 27% बढ़ा दिया तो जो है अपने आप तनख्वाह भी बढ़ती है लोगों की, क्रय शक्ति भी बढ़ी है। इस साल जो है एक जी चलिए ठीक है, यानी कुल मिला के शाही जी कह रहे हैं कि कोई महंगाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई महंगाई नहीं। ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब मुस्कुराते हुए इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। शाही जी थैंक यू सो मच, उपाध्याय जी आपका भी, पूजा जी आपका भी, और डॉक्टर धनोज 2 लाइनों के साथ खत्म करना चाह रहा था लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो यूपी में उपचुनाव है, उससे पहले राहुल गांधी एक्टिव हो रहे हैं, इसके सियासी मायने क्या है? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फंक्शन वगैरह कोई भी करते हैं तो